सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर थर्ड है वो पेपर थर्ड उसका एक टॉपिक है यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 5 का जो टॉपिक है उस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करेंगे। और जो ये टॉपिक है इस टॉपिक का नाम जो हमारा है वो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। और इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म जो टर्म है उससे साइटोप्लाज्मिक बना है, तो साइटोप्लाज्म आप बोलते हो कोशिका द्रव्य को, और साइटोप्लाज्मिक का मतलब हो गया कोशिका द्रव्य। और जो इनहेरिटेंस है इसका मतलब होता है वंशांगति। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इसका मतलब हो गया कोशिका द्रव्य वंशागति। इसका हम पार्ट नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं आज? पार्ट 1 ये पढ़ेंगे। तो साइटोप्लाज्मिक जो इनहेरिटेंस है यानी कोशिका द्रव्य वंशागति है, इसका सबसे पहले तो आप समझिए अर्थ समझते हैं। तो इसमें देखो मैं पहले अर्थ लेता हूँ किसका? इनहेरिटेंस का अर्थ लेता हूँ। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, यानी कुछ ऐसे करेक्टर्स का मतलब होता है बहुत सारे लक्षण। तो वो जो करेक्टर्स होते हैं, आप जानते हैं कि ये करेक्टर्स जो हैं, जो पेरेंट्स होते हैं हमारे, पेरेंट्स का मतलब हमारे जो जनक होते हैं, माता पिता होते हैं। तो माता पिता से जो करेक्टर्स होते हैं, उन करेक्टर्स का जो ऑफस्प्रिंग होती है, जो उसकी प्रोजेनी होती है, ऑफस्प्रिंग्स इसका मतलब आप जानते हो संतानें या संतति, यही तो कहते हैं हम। तो जो पेरेंट्स होते हैं उनके करेक्टर्स का ऑफस्प्रिंग में जाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को आप कहते हो इनहेरिटेंस। अच्छा, ये जो सिस्टम है कौन सा वाला? ये जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ये करेक्टर्स का जो ट्रांसफ़र जिसे कि आपने प्रोसेस को कहा है इनहेरिटेंस, तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसेस है ये किसके द्वारा होता है? तो ये जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है अकॉर्डिंग टू मेंडल और जेनेटिक्स बाय क्रोमोसोम्स, या आप कह सकते हो बाय जीन्स। और ये जीन्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं भाई? क्रोमोसोम्स को अगर आपको देखना है तो चलना पड़ेगा हमें न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस का मतलब हो गया केंद्रक में। यानी आपने जो देखा था कि ये आपकी सेल है, सेल की कवरिंग सेल मेम्ब्रेन हो गई। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक कंट्रोल सेंटर है जिसको आपने कह दिया न्यूक्लियस। और जो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? क्रोमोसोम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? क्रोमोसोम्स।
और इन क्रोमोसोम्स को अगर बाहर निकाल के आप देखोगे, इन्हें बाहर निकाल के देखोगे तो आपको इन गुणसूत्रों के ऊपर क्या मिलेंगे? इसी के अंदर आपको पता है कि थ्रेड मिलता है। इस थ्रेड की जो एक निश्चित सीक्वेंस है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जीन्स मिलेंगे। किस पे? डीएनए थ्रेड का एक स्पेशल सेगमेंट होता है। तो ये किसके थ्रू था? ये अकॉर्डिंग टू हम मेंडल वर्तमान में जानते हैं, अकॉर्डिंग टू मेंडल। और मेंडल को आप सभी जानते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल ने ये बताया था कि भाई पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स ऑफ स्प्रिंग को ट्रांसफ़र होते हैं, उनका ट्रांसमिशन जो न्यूक्लियस है, सेल का जो सेंटर है, उस सेंटर में मौजूद स्पेशल कैरेक्टर्स के स्पेशल जो आपका होता है एक पोजीशन बनी रहती है वहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर विशिष्ट संरचनाएं जिन्हें कि गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्रों के ऊपर जीन्स होते हैं। मेंडल साहब के टाइम में उनको फैक्टर कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में हम इसको जीन्स कहते हैं। तो उनके थ्रू होता है। तो ये बात तो हम जानते हैं। लेकिन आप देखिए, ऊपर मैंने अभी बताया कि हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस का मतलब तो आप समझ गए कि इनहेरिटेंस क्या होता है। लेकिन साइटोप्लाज्मिक जो इनहेरिटेंस है, वो साइटोप्लाज्म जो है, इसका मतलब ये हुआ कि अब तक हमने चर्चा हमने की न्यूक्लियस की, उसके थ्रू। लेकिन यहाँ पर पहला शब्द साइटोप्लाज्म शब्द जुड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्मिक। और ये साइटोप्लाज्मिक जो टर्म है, इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होते, यानी न्यूक्लियस में नहीं मिलते। तो ये जीन कहाँ मिलते हैं? ये जीन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो हम इनको कह सकते हैं नॉन क्रोमोसोमल जीन्स। कौन से जीन्स कह सकते हैं? अगुणसूत्रीय जीन कह सकते हैं, क्योंकि ये वाले जो जीन होते हैं वो जीन इन गुणसूत्र जैसी संरचनाओं के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते। तो ये जीन कहाँ मिलते हैं? इन जीनों की अगर पोजीशन आप देखोगे तो ये हमारा सेल का कवर हो गया, जैसे कि आपने सेल मेम्ब्रेन कह दिया, और ये इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हैं क्रोमोसोम्स मिलेंगे, क्रोमेटिन नेट मिलेगा। लेकिन इसके बाहर यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के आपके सेल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, वहाँ पर जो तरल भरा हुआ है, इस तरल को आपने कह दिया साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव। और इस कोशिका द्रव में कुछ जीन्स मिलते हैं। इस कोशिका द्रव में क्या मिलते हैं? जीन्स मिलते हैं। और ये जो जीन्स है, इन जीनों को हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्मिक जीन्स। और जो साइटोप्लाज्मिक जीन्स हैं, इनका जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र किस में होगा? पेरेंट टू प्रोजेनी होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो ये हुआ इसका अर्थ, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, अर्थात कोशिका द्रव में कुछ जीनों की उपस्थिति और उन जीनों का अगली पीढ़ी में स्थानांतरण जो होता है वो साइटोप्लाज्म की वजह से होता है। तो ये वाला जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब बात आती है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। तो इसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो कोरेंस साहब का आता है। कोरेंस ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रीमेंडलिज्म में
अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, या मैं कहूँ कि मेंडलवाद को सिद्ध करने वाले जो 3 साइंटिस्ट थे उनमें से कार्ल कोरेन साहब का भी नाम था। तो एक तो इनका बहुत बड़ा नाम आता है, और इसके अलावा एक और साइंटिस्ट जो है टी.एम. सोनबर्न, टी.एन. सोनबर्न, ये जो साइंटिस्ट है इनका नाम आता है। और ये जो टी.एन. सोनबर्न साहब थे, इन्होंने किस पे काम किया था? पैरामीशियम पे काम किया था। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो मिलेगा आपको वो किस में मिलेगा? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का वो पैरामीशियम में मिलेगा। पैरामीशियम की बहुत सारी आपको रेसेस मिलती है, स्पीसीज मिलती हैं, प्रजातियां मिलती है, लेकिन ये जो पैरामीशियम जिसके अंतर्गत हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को स्टडी करने वाले हैं, तो वो पैरामीशियम ओरेलिया में हम देखेंगे। तो ये हमें समझ में आ गया है कि वास्तव में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है और इससे क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये देखिए कि जो ये साइटोप्लाज्मिक जीन्स हैं, कौन से जीन्स? साइटोप्लाज्मिक जीन्स। इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, यहाँ से ऐसे, फिर नीचे उतारता हूँ। यहाँ अपन देखते हैं इसको कि ये वाले जीन्स जो मैं साइटोप्लाज्मिक जीन्स जो हैं उनको लेके आया हूँ, यानी जो साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं, इन जीन्स को एक नाम और दिया जाता है, और वो जो नाम है वो है प्लाज्मोजीन्स। अब यहाँ प्लाज्मोजीन्स शब्द अगर आता है तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि ऐसे जीन जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, अर्थात जीन्स विच इज़ लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म नॉट इन न्यूक्लियस। अर्थात साइटोप्लाज्मिक जीन्स जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोजीन्स कहते हैं। और इसमें जो है कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो जीन हैं, जब भी हम इनको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोजीन्स बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत हम क्या इसको एक शब्द और हम यहाँ जोड़ना चाहेंगे। इसमें क्या है कि ये पैटर्नल कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण भी करते हैं। ये प्लाज्मोजीन्स है जो कि ट्रांसफ़र होते हैं, और ये जिस पेरेंट के अंदर, जिस प्रोजेनी के अंदर आपके एक्सप्रेस होंगे, तो ये जो करैक्टर्स लेके आएंगे, प्लाज्मोजीन्स करैक्टर्स जो आएंगे, ये करैक्टर्स जनरली फीमेल के आते हैं। और फीमेल का आने का मतलब यह है कि माता के जो लक्षण हैं वही वही उसकी संतान में दृष्टिगोचर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लाज्मोजीन्स हैं उनका जो स्थानांतरण है वो जनरली मादा प्राणी से उसकी होने वाली संतान को होता है। जितने भी उच्च वनस्पतियां हैं, जंतु है, उनमें मादा में अधिक साइटोप्लाज्म का निर्माण होता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। और यही कारण है कि जो नॉन क्रोमोसोमल जीन यानी अगुणसूत्रीय जीन जो हैं उनके द्वारा संतान को माता के गुण प्राप्त होते हैं, न कि पिता के प्राप्त होते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। इसमें जो करैक्टर्स आएंगे वो किससे होके आएंगे? वो आएंगे फीमेल से होकर के, यानी पिता के जो लक्षण हैं वो साइटोप्लाज्मिक जीनों के द्वारा वहन नहीं किए जाते, जबकि माता के जो लक्षण हैं वही माता के साइटोप्लाज्म के थ्रू उसके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये हमारा आज का जो सेशन था उसमें हमने इंट्रोडक्शन अबाउट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को स्टडी किया, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जनरल करैक्टर्स को पढ़ेंगे।